जो हम इस सिंड्रोम को पढ़ रहे हैं उसका रीजन क्या है वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप इसको एज एन साइड इफेक्ट पढ़ते हो। आप एंटी साइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक और आपकी जो एंटीबायोटिक्स है वहां पर आपको ये साइड इफेक्ट में मिलता है। अगर मैं यहाँ पर कीमोथेरेपी लिखूं कि आप एंटीबायोटिक्स में इसको पढ़ते हो, स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम को। लेकिन जब आप वहां पढ़ रहे हो तो आपको एज एन सिर्फ आप एक नाम याद रख रहे हो कि ये इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। लेकिन आप जो है उस ड्रग को या उस ड्रग की वजह से ये इफेक्ट हो क्यों रहा है, ये सिंड्रोम आ क्यों रहा है, क्योंकि ये सिंड्रोम तो नॉर्मली भी बॉडी में होता है, लेकिन उस ड्रग की वजह से क्यों हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये आप शायद आपके माइंड में नहीं आता है, या ये सिंड्रोम एक्चुअल में क्या है। आप बहुत जगह एडवर्स इफेक्ट में पढ़ते हो तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नेसेसरी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको आप यल सिंड्रोम के नाम से जानते थे जो प्रीवियसली था। ये आपका जनरली एपिडर्मल मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज है, और इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, अगर आपको इम्यून सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है तो ये सिंड्रोम आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, हालांकि एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। तो ये आपका एक रेयर डिसऑर्डर है। इसमें आप जो देखते हैं कि आपका कितना परसेंट बॉडी का जो सरफेस है वहां पर आपका एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो रहा है। तो उस बेसिस पर आप इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। कई बार आप कह देते हैं कि एक्यूट है, कई बार सीरियस आप बोल देते हैं। तो इसमें जो है आप वही चीज देखते हैं। इसमें पोटेंशियल फेटल रिएक्शन हो रहा है, शीट लाइक स्किन म्यूकोसल लॉस कंपनी हो रहा है। तो उसमें आप उस तरीके से डिवाइड करते हो कि कितनी परसेंट बॉडी का सरफेस एरिया कवर हो रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपका ये अंदर तक जो आपके लिप्स हैं या टंग है वहां तक ये आपका पहुंच जाता है। जो आपका स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम है इस तरीके से आपका रहता है, पैची स्किन नेक्रोलाइसिस हो जाता है। अगर 10% से कम आपका बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड है उसे आप बोलते हो स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम। अगर 10 से 30% तक है तो उसको आप बोलते हो ओवरलैप स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। और थर्ड अगर है आपका टॉक्सी एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस ऑफ मोर देन 30% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। तो इस बेसिस पे आप बताते हो कि ये एक्यूट है, आपका सीवियर होता जा रहा है, तो आप उस बेसिस पे चलते हो कि 10% है, 10 से 30 है या 30 से ज्यादा है। तो नॉर्मली अभी तक आपने सिर्फ देखा है कि ये एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, आपकी स्किन में जो है म्यूकोसल लॉस हो रहा है, शीट लाइक स्किन आपकी एक तरीके से हो जा रही है। तो ये आप देखते हो यहाँ पर। ड्रग्स की बात करें तो एंटी कन्वल्सेंट्स, मैंने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बोला था, एंटी कन्वल्सेंट लैमोट्रिगिन, कार्बामाजापिन, फेनेटोइन, फिनोबार्बिटोन, ये सारे ड्रग आपकी ये स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती है। एक जगह लिखने का इनको एक जो मेन रीजन है वो ये है क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको दो तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं या चार ऑप्शन आपके पास आते हैं, तो आपसे पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट कॉज द स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम। तो आपको तीन ड्रग दे दी जाती है, मान लेते हैं एक एंटी कन्वल्सेंट दे दी, एक आपको सल्फोनामाइड दे दी और एक आपको कोई दूसरी एंटीबायोटिक दे दी, और एक वो ड्रग दे दी जो आपको कॉज नहीं करती है। तो ये तीन ड्रग आपकी कॉज कर रही हैं, एक नहीं कर रही है, तो आपको इसको चुनना होता है। लेकिन पहले क्या स्ट्रेटजी होती थी क्वेश्चन पूछने की, वो होती थी कि आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ड्रग स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करेगी। पहले इस तरीके से क्वेश्चन आता था, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो वो जो पैटर्न है, वो जो थोड़ा सा तरीका है वो बदला है, जो कि जिसको क्वेश्चन ने टफ बनाया। एक और तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाने लगा है कि स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में आप लेमोट्रिग्निन, कार्बामाज़ेपिन, फेनेटोइन, फिनोबार्बिटोन, एलोप्यूरिनोल जो आप गाउट में यूज करते हैं स्पेशली इन डोज ऑफ मोर देन 100 mg पर डे, जो कि देते भी है। सल्फोनामाइड्स आप में एक मेन इस ड्रग का रहा है, क्लोट्राइमोक्साजोल और सल्फासालाजिन। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, क्यूनिलॉन्स और मिनोसाइक्लिन, जो कि आपका टेट्रासाइक्लिन का पार्ट हो जाता है। पैरासीटामोल, एसिटोमिनोफेन, अगर ये आपका टॉक्सिसिटी की तरफ मूव कर जाए। नेविप्रामिन जो कि आपका एक एंटीवायरल ड्रग है, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और नसेड्स, नसेड्स में जो कि ऑक्सीकैम है, जैसे आपने सबसे ज्यादा नाम सुना होगा पिरोक्सीकैम का, ये आपकी नसेड है जनरली।
यूज होती है मार्केट में, अच्छी फॉर्मुलेशन आपकी ड्रग्स आती है पिरोक्सिकैम की। तो ये ऑक्सीकैम वाली जो नशेड्स है वो ये कॉज करती है। अब ईटियोलॉजी क्या है इसकी, अगर हम देखें तो जनरली हमारी बॉडी में दो आपके एमएचसी होती है, MHC1 और MHC2। दैट इज द मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी इंडेक्स। जनरली आपने सुना होगा, मान लेते हैं किसी की किडनी जो है वो खराब हो जाती है, उसको डोनर चाहिए होता है। इसको हम MHC को हम एक और नाम से भी जानते हैं, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के नाम से। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किसी को किडनी की जरूरत है, मान लेते हैं किसी के फादर हैं और ये सन है, तो इनके फादर को किडनी की जरूरत है, तो वो अपने बेटे से किडनी चाहते हैं या किसी और रिलेटिव से चाहते हैं, तो जो HLA आपका मैचिंग है वो परफॉर्म किया जाता है कि किसके साथ HLA मैच करता है, चाहे वो रिलेटिव के साथ करे या उनके सन के साथ करे, जिसके साथ कर जाता है उस हिसाब से फिर किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। तो MHC1 जो है ये आपका साइटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स के लिए आता है, जिसमें आप CD8 देखते हो, और MHC2 में आपका ह्यूमरल रिस्पॉन्स, जहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज बनती है, CD4। तो स्टीवनसन जॉनसन में आपका MHC2 का रोल इतना नहीं है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज अगेंस्ट नहीं होता, वहां पर MHC1 इन्वॉल्व है। और जब आपका MHC1 इन्वॉल्व होता है तो वहां पर आपका नेक्रोलाइसिस वाले कंडीशन आते हैं, सेल की डेथ होना स्टार्ट होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस देख रहे हो। अब नॉर्मली भी हो सकता है ये, और जब आप ड्रग की बात कर रहे हो, आपने जो भी यहाँ पर ड्रग देखी है किस तरीके से स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम कोज कर रही है, ये जो मेन है, तो वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो भी आप फार्माकोलॉजिकल इंटरेक्शन देख रहे हो ड्रग का, वो MHC1 के साथ हो रहा है। उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल नहीं, आपके टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जो कि आपका सेल डेथ या फिर नेक्रोलाइसिस कराते हैं। इस वजह से आपका हो रहा है, क्योंकि टी साइटोटॉक्सिक सेल, जैसे आप CD8 पॉजिटिव, वहाँ पे दूसरे आपके सीडीज भी इन्वॉल्व है, CD40 वगैरह, वो बहुत सारे सीडीज इन्वॉल्व होते हैं, वो आपका इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। लेकिन बेसिक समझने के लिए आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि MHC1 मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी इंडेक्स 1, जो कि आपका सेल के अंदर जो आपके जैसे वायरल पार्टिकल है या कुछ और जो कि सेल के अंदर जाके आपका कोई डिजीज कॉज कर रहा है, तो वहां पर MHC1 एक्टिवेट होता है। तो वहां पर आपका टी साइटोटॉक्सिक सेल और नेक्रोलाइसिस कोज होता है। तो जब ड्रग आपकी MHC1 के साथ बाइंड करती है, टी सेल रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट करती है, तो वो प्रोहेप्टन कंसेप्ट, प्रोहेप्टन का मतलब होता है, हेप्टन क्या होता है कि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको बढ़ा सकता है, अगर उसको कोई कैरियर मिल जाए तो। इस तरीके से आपका रहता है हेप्टन का कॉन्सेप्ट। तो ड्रग मेटाबोलाइट्स जो है, ये आपकी दो थ्योरीज हैं। नॉर्मली फर्स्ट थ्योरी यही कहती है कि ड्रग आपकी MHC1 के साथ बाइंड कर रही है, और दूसरा क्या है कि आपने ड्रग ली, उसका कोई मेटाबोलाइट बना, और वो मेटाबोलाइट क्या है, आपकी बॉडी के लिए इम्यूनोजेनिक है, जो कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ला रहा है। ये दो थ्योरी के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं जब आप कोई ड्रग देते हैं। या तो वो MHC1 के साथ बाइंड कर रही है, या फिर उसका कोई ऐसा मेटाबोलाइट बन रहा है जो कि इम्यूनोजेनिक है, बॉडी में इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट कर रहा है। और नॉर्मली MHC1 और ये दोनों ही आपकी फॉलो होते हैं। तो इटियोलॉजी यही है कि आपका ड्रग एसोसिएट एंटीजन जो है और मेटाबोलाइट है, वो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी इंडेक्स के साथ बाइंड करता है, या फिर आपको सेल्यूलर जो है आपका सेल्यूलर पेप्टाइड जो है वो क्या करता है, वो आपका इम्यूनोजेनिक कंपाउंड बना लेता है। तो एक तो MHC1 के साथ बाइंड कर रहा है ड्रग एसोसिएटेड एंटीजन का कॉम्प्लेक्स, या फिर कोई ऐसा मेटाबोलाइट बन रहा है जो कि उसको इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसलिए वो एपिडर्मल, यहाँ पर वर्ड आपने नेक्रोलाइसिस यूज किया, सेल डेथ का यूज किया, कि वो टी सेल मेडिएटेड है, इसमें कोई आपकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही है। CD8 पॉजिटिव सेल्स जो है इन्वॉल्व है, जिसमें आपका कैटरीनोसाइट अपोप्टोसिस हो रहा है, सेल डेथ भी होता है। तो ये आपका इन्वॉल्व है। CD40 जो आपका रोल प्ले करता है जब आपका टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी हेल्पर सेल रिस्पॉन्स करते हैं, तब उसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, इंटरल्यूकिन 8, सेल एडिशन एंटीबॉडीज, TNF अल्फा, जो कि आपके एपोप्टोसिस के फैक्टर है, प्री एपोप्टोसिस फैक्टर है, प्रो एपोप्टोसिस फैक्टर है, एंटी नहीं है, जो कि आपका एपोप्टोसिस कराते हैं। तो ये भी आपका इन्वॉल्व। तो ये आपका
स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम था। एटियोलॉजी अगर हम देखें, स्किन पेन, फीवर, बॉडी एक, रेड रैश, रेड ब्लॉचेस और फ्यू स्किन जो हमने देखा था, कफ, ब्लिस्टर, सोर्स ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ जो हमने माउथ में दिखाया था, थ्रोट, आई, जेनिटल्स, एनस, वहां पर भी होता है जहां पर आपकी म्यूकस प्रेजेंट है, वहां पर डिस्टर्ब होता है। पीलिंग स्किल, ड्रूलिंग, ड्रूलिंग क्या होता है, जब आपको माउथ बंद करना, जैसे आपका मुंह खुला रहता है, तो अगर वहां पर रैशेज है या कुछ और सोर्स प्रेजेंट है तो वो पेनफुल हो जाता है। आई सीटल सट ड्यू टू ब्लिस्टर एंड स्वेलिंग, पेनफुल यूरिनेशन। जहां पर आपका म्यूकस है वहां पर सारी जगह पर ये सिंड्रोम का इफेक्ट आपको मिलेगा, चाहे वो स्किन है, जेनेटिलिया है, आई है, थ्रोट है, वहां सब जगह आपको इफेक्ट मिलेगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट सबसे पहले, अगर कोई ड्रग कॉज कर रही है तो सबसे पहले उसको बंद करना है। फिर आपको बॉडी में आईवी फ्लूइड्स को मेंटेन करना है, नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग्स यूज करनी है, और आपको हाई कैलोरी जो फूड है वो देना है, चाहे आप नेजोफेरिंगल ट्यूब से दें या फिर माउथ के थ्रू दें, हीलिंग को देने के लिए। एंटीबायोटिक का यूज करना है जो कि इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं, प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ मेडिकेशन क्योंकि पेन रहता है, और उसके बाद आईसीयू या बर्न यूनिट में आप भेज सकते हैं, और डर्मेटोलॉजिकल व्यू और आपको ऑप्थेल्मोलॉजिकल व्यू अगर रिक्वायर्ड है तो। और उसके बाद आपको जो कि इम्यून सप्रेसेंट ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन है, स्टेरॉइड्स है, वो सब आप यूज कर सकते हैं इस सिंड्रोम को एक बार सप्रेस करने के लिए और ठीक करने के लिए। So this is all about the Stevenson-Johnson syndrome. I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.